नमस्कार दोस्तों। केवीएस टीजीटी हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बसंत पाठ्य पुस्तक भाग 1 में से चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित मुकुल से ली गई है। और झांसी की रानी जैसे सभी को पता है कि बहुत ही महान शख्सियत, बहुत ही महान रानी और आज़ादी की लड़ाई 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और झांसी राज और को बचाने के साथ साथ पूरे भारत का गौरव रही हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि कविता कहना क्या चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। वैसे तो एक कविता इतनी प्रसिद्ध है कि हर छोटे बड़े लोग कभी न कभी एक बार जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं झांसी की रानी की कविता। और जैसा कि है ही सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, तो इस तरीके से बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से कविता है। तो चलते हैं कविता पे, आते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा गया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सिंहासन हिल उठे कब, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। जितने भी राजवंश थे, राजाओं के वंश थे, सबके सिंहासन हिल उठे कब, जब कि अंग्रेजों ने जो है भारत में कोहराम मचा रखा था, लोगों को पीड़ित कर रहे थे। और उसके बाद में आई आज़ादी दिलाने की बात, तो उसी समय की बात है। कह रहे हैं बूढ़े भारत में, जो बूढ़ा भारत हो गया था, उसमें फिर से एक नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत, जो आज़ादी छिन गई थी, अंग्रेजों की गुलामी में जो बीत रही थी, अब उस अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने का समय आ गया था। सब लोगों को आज़ादी चाहिए थी, इसलिए आज़ादी की कीमत सबको प्यारी थी, इसलिए उन लोगों ने आज़ादी की कीमत पहचानी थी। कह रहे थे दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी मतलब हैं अंग्रेज। कह रहे कि अंग्रेजों को दूर करने के लिए सबने अपने मन में जो है ठान लिया थे, पार पाना ही है। कह रहे थे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 की बात हो रही है। तलवार जो है कि वो तलवार जो है वो पुरानी थी, लेकिन बुंदेले हर बोले क्या है कि बुंदेलखंड के जो लोग लोक गीत गाते हैं, बुंदेलखंड के वो लोग जो लोग लोक गीत गाते हैं, उनके मुख से हमने कहानी सुनी कि एक रानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, मतलब कि खूब मर्दों की तरह, इंसानों के कह सकते हैं राजाओं की तरह, बहुत मर्द की तरीके से लड़ी। और वो कौन थी? वो झांसी की रानी थी। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको पता हो तो मैं बताता चलूं कि जो कानपुर के नाना साहब थे, वो वो जो है बाजीराव पेशवा साहब के पुत्र थे, पेशवा द्वितीय के पुत्र थे। तो कानपुर के जो नाना जी थे, उनको जो है बहन क्या बोलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उनकी मुंह बोली बहन थी, और उनको छबीली कहा करते थे, और लक्ष्मीबाई नाम था।
और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और नाना के संग पढ़ती थी, मतलब जो उनके भाई नाना साहब थे पढ़ती थी वो और नाना के संग ही खेलती थी। और बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी, क्योंकि उस समय जो है राज कुमार जितने भी हुआ करते थे, किसी भी जो है प्रदेश के हों या किसी भी देश के हों उस समय, या फिर किसी भी जिले के हों, तो सब यही धनुष कमान तलवार तीर चलाने में बीतता था। तो इसी तरीके से जब नाना को प्रशिक्षण दिया जाता था तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम बचपन में मनु था, वो नाना के साथ ही सारी चीजें, घुड़सवारी करना, बर्छी ढाल कृपाण, इन सब के साथ में खेलती थी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रशिक्षण भी पूरा हो रहा था और उनकी यही सहेलियां बन गई थी। उनको शिवाजी की गाथाएं जो थी, मराठा जो सेना के सरदार हुआ करते थे, शिवाजी की गाथाएं उनको जबानी याद थी मुंह में। और ये बात भी हम लोगों ने वहाँ बुंदेलखंड के लोगों के मुख से, जो लोकगीत गाते हैं, उनके माध्यम से सुनी है। और वह जो एक मर्दों की तरह लड़ी है रानी, वो झांसी वाली रानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। आगे लिखते हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लिखा गया है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी पता नहीं, लेकिन वो स्वयं एक वीरता का अवतार थी, इतनी वीर इतनी साहसी कि ऐसा लगता था कि वो कोई महिला नहीं, स्वयं कोई देवी लक्ष्मी या दुर्गा उतर आई हैं वीरता का रूप लेकर के। और देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के बाद, जो मराठे लोग थे वो प्रसन्न हो जाते थे। पुलकित होना मतलब प्रसन्न होना, हृदय से गदगद होना। और उनकी तलवारों के जब वार देखते थे तो वो बहुत ही आनंदमयी हो जाते थे। नकली युद्ध उनका काम क्या था जब बचपन में, नकली युद्ध और व्यूह। व्यूह तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो महाभारत उठा करके देख लीजिएगा। जो 18 दिन का युद्ध चलता है उसमें जो अभिमन्यु मारे जाते हैं वो एक व्यूह के अंदर ही मारे जाते हैं। ठीक है, तो वो व्यूह की रचना होती है। व्यूह का मतलब होता है एक प्रकार की स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है अगर कोई सैनिक गया फंस गया तो फिर वो, अगर रथी से बच के निकल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा निकल नहीं पाता है। वो एक इस तरीके से होती है कि इस तरीके से व्यूह की रचना की जाती है। और खेलना खूब शिकार, और उनके जो शिकार खेलना था वो भी उनको बहुत पसंद था। और क्या, सैन्य घेरना, सैनिक की टुकड़ी को घेरना, या फिर दुर्ग को तोड़ना। दुर्ग मतलब होता है आपका किला, किले को तोड़ना, यही उनके खेलों में, प्रिय खेलों में शामिल हुआ करते थे। और महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी, महाराष्ट्र की जो देवी थी, जो भी देवी हों, उनकी ही जो है आराध्य भवानी थी, उनकी पूजा किया करती थी। और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, उन्होंने कहा है कि बुंदेले हर बोल, जो वहाँ के लोग हैं, लोकगीत गाते हैं बुंदेलखंड की, उनके मुख से हमने सुना कि एक रानी जो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने खूब मर्दों की तरह युद्ध किया। आगे, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी पाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेल की विरुदावली सी वह आई झांसी में। कहने लगे कि हुई वीरता, वीरता क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई को बोला जाता है कि वीरता हाथ में हो गई, वैभव हाथ में हो गई। वैभव मतलब होता है कि नाम धन धान्य से परिपूर्ण एक राजा। कह रहे कि सगाई जो वीरता की, जो एक बहुत ही वीर रानी थी, उस वीरता की सगाई वैभव के साथ में हो गई। वैभव कौन है, जो राजसी ठाट बाट से युक्त राजा के साथ हो गई। अब फिर ब्याह हो गया रानी का, लक्ष्मीबाई झांसी में दुल्हन बन करके आ गई। राज खुशियां खुशियां छाई झांसी में। और जब शादी होकर के झांसी में आ गई तो राजमहल जो था, झांसी का राजमहल, उसमें खूब खुशियां छाई झांसी में। और सुभट बुंदेलों की विदावली सिवा आई। और जो सुभट बुंदेले थे, बुंदेलखंड के लोग थे, उनके मन की और वहां से जो भी थी वो झांसी में महारानी आ चुकी थी। तो इस तरीके से इसका अर्थ है। आगे देखते हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे
अर्जुन ने चित्रा ने कह लें, जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवन थी, उसी तरीके से शिव भवानी से मिली थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से इन जो लाइनें हैं इनका अर्थ है। आगे हम लोग देखते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। कह रहे कि अब सौभाग्य उदित हो गया था, बहुत ही सौभाग्य था कि रानी आ गई थी झांसी में, और मुदित महलों में उजियाली छाई, बहुत दिनों के बाद महलों में उजियाली छाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु कालगति मतलब होता है कि अंतिम क्षण, अंतिम समय। कैसे धीरे धीरे से वो काली घटा, काली मतलब काला, बहुत ही विभत्स डरावना, और घटा मतलब जो है तो ये एक प्रकार की एक प्रकार का समय कह सकते हैं, जैसे कि मेघ जो है घिर आते हैं काले काले, तो वहां पे काली घटा का प्रयोग किया जाता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, बखान करने के लिए। वैसे ही काली घटा आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, अभी तो शादी करके ही आई थी, हाथों में चूड़ियां थी, लेकिन इस तरीके की परिस्थिति बन गई कि उनके हाथ जो तीर चलाने वाले थे उनके हाथों में चूड़ियां रुक नहीं पाई। रानी विधवा हुई है, विधि को भी दया नहीं। कह रहे कि हुई हुआ ऐसा कि शादी के कुछ ही समय बाद जो है रानी विधवा हो जाती हैं, और विधाता को भी इस पर दया नहीं आई। नहीं संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा जी का देहांत हो गया, उन्होंने अपने संतान को देखा भी नहीं था। इन्हीं संतान मरे राजा, और रानी को इतना शोक हो गया था कि रानी शोक में ही डूब गई थी। और ये कहानी फिर हमने जो है बुंदेलखंड के लोगों से सुनी, मुख से सुनी, जो वो लोग गाया करते थे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे है, बुझा जी मन में डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्वपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने बुझा दी झांसी का। राजा को जो डलहौजी था, डलहौजी कौन था आपको पता होगा, अंग्रेज शासक था, और वो उसने ही हड़प नीति अपनाई थी। तो जैसे ही डलहौजी को पता चला कि राजा एक्सपायर कर गए हैं, राजा का देहांत हो गया है, तो अब हमारे जो है सामने कोई नहीं है, अब हम उस राज्य को हड़प लेते हैं। और मन में बहुत ही खुश हुआ। कहना बुझादीप का मतलब है यहाँ पे राजा का एक्सपायर हो गया, झांसी के राजा का देहांत हो जाता है, और डलहौजी को जब बात पता चलती है तो डलहौजी बहुत ही खुश होता है, और उसने सोचा राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, और उसने राज्य हड़प करने को मतलब झांसी आने के लिए में मिलाने के लिए बहुत ही अच्छा उसको अवसर मिल गया था। आगे, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया कि अपनी फौजें जो है भेज दिया दुर्ग, मतलब महल पे फहरा दिया। मतलब ये है कि अभी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं शोक से उबरी नहीं थी, और ये चीज उनको देखनी पड़ गई। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। कह रहे हैं कि लावारिस का वारिस, जिसका कोई लावारिस वारिस नहीं था, उसका वारिस बनकर जो है वो ब्रिटिश राज झांसी आ गया था। ठीक है। अश्वपूर्ण रानी ने देखा, रानी का भी दुख खत्म ही नहीं हुआ था, और वो आंसुओं से परिपूर्ण आंखों से रानी ने ये सब देखा, और उनको लगा कि झांसी वीरानी हो गई है, झांसी को किसी दूसरे ने अपने कब्जे में कर लिया है, और अब झांसी हमारी नहीं रही। और ये कथा फिर बुंदेले हरबोलो के मुख सुनी, जो कि बुंदेलखंड के लोग लोकगीत के माध्यम से बताते हैं कि एक रानी थी, झांसी की रानी, जिसने खूब मर्दों की तरह लड़ा। तो इस तरीके से आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत। फौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यहाँ, दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे कि अनुनय विनय मतलब होता है प्रार्थना करना, अनुनय विनय नहीं सुनता है। विकट फिरंगी की माया, फिरंगी जो होता है अंग्रेज है, उसकी माया अलग है,
वो किसी को देखता नहीं है, कोई भी पैरों में रगड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, उन्होंने जरे जो है विनय सुनता नहीं करे, लेकिन सुनता नहीं है। व्यापारी बन गया चाहता था जब यह बात आया। कहते हैं, लोग बताते हैं कि उस एक समय था, ये अंग्रेज लोग आए व्यापार करने और राजाओं से हाथ जोड़कर दया की भीख मांगकर भारत व्यापार करने के लिए आए। डलहौजी की नीति अलग ही थी, हड़प नीति के नाम से जानते हैं डलहौजी को, की नीति को। कहते डलहौजी ने पैर पसारे। पैर पसारने का मतलब होता है भारत में रहकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। कह रहे थे कि डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब क्या हुआ कि अब तो बिल्कुल पूरा रूप ही बदल गया था डलहौजी का। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और कहने लगे कि जब इसने अपना शासन सत्ता भारत में स्थापित कर लिया तो उसने राजाओं और नवाबों को अपने पैरों से ठुकरा दिया, उनकी बातों को नहीं माना। रानी दासी बनी दासी अब महारानी थी। कि रानी जो थी वो दासी की तरह जो हो गई, और जो पहले कभी महारानी हुआ करती थी। ये बात हमने फिर बुंदेले हरबोलो के मुख सुनी कि झांसी की बहुत ही मर्दानी थी, मर्दों की तरह लड़ी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाल में मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बात करते हैं कि सबसे पहले दिल्ली छीनी गई। लखनऊ में जो अपना वाजिद अली शाह जी हैं, बेगम हजरत महल जी हैं, जिनकी स्मृतियों में लखनऊ रचा बसा है। कभी आइएगा, लखनऊ बहुत सुंदर है। और चूंकि लखनऊ मेरे हृदय में बसा हुआ है और लखनऊ में मैं बसा हुआ हूँ, तो लगता है कि हाँ कुछ है देखने लायक। रेजिडेंसी बहुत कुछ है जिसमें आज भी जाने पर पता चलता है कि अंग्रेजों के गोले यहाँ गए थे। भूल भुलैया, घंटा घर, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें ऐसे ही छिन गई थी, बातों बातों में ही छिन गई थी। पेशवा नाना जी को बिठूर में कैद कर लिया गया था, लिखा है कैद पेशवा था बिठूर में। और नागपुर का भी घात, नागपुर को भी धोखे से हथिया लिया गया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। और ये जो छोटे छोटे राज्य उस समय हुआ करते थे, उनमें नहीं चली, राजाओं की नहीं चली, जबकि सिंध पंजाब पर अभी हुआ था वज्रनिपात। और उस सिंध, पंजाब और ब्रह्म जो राज्य थे उन पर भी वज्र का निपात हुआ। अंग्रेज आए थे उस समय, जब आए थे तब सिंध का कुछ प्रांत पाकिस्तान में है और पाकिस्तान भारत का ही जो है एक हिस्सा हुआ करता था, उस समय अलग नहीं थे। तो सिंध, पंजाब, ब्रह्म, उस पर भी जो है काफी ज्यादा जो है वज्र जैसा प्रहार किया गया था। बंगाल, मद्रास आदि को भी यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी है। और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है। ठीक है, और ये सारी कहानी सच है। और जिसने इन लाइनों को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, बहुत ही अच्छा लिखा है। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। सही बात है, रानी रनिवासे में रो रही थी। एक महलों में, अगर आप लोगों को पता हो या फिर आपने कभी टीवी पे सीरियल्स में देखा हो, किताबों में पढ़ा हो, तो रानी का रनवासा हुआ करता था। और रनवासों में ही रानी रोती थी, क्योंकि बाहर नहीं रो सकती थी। तो रानी रनवासों में रोती थी और बेगम गम से बेजार थी। लखनऊ की बात है, बेगम जो है हजरत महल की बात कर रहे हैं हम, गम से बेजार थी। और जो अंग्रेजों द्वारा लूट लिए जाते थे कपड़े और गहने, उनको कलकत्ता में बेच दिया जाता था। क्योंकि आपको पता हो तो जब भारत की पहली राजधानी बनी तो वो कलकत्ता ही बनी थी। तो वहां के बाजारों में ये लोग बेच देते थे, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। हर चीज को ये लोग नीलाम कर देते थे और पेपरों में छपवा देते थे। और लिखते थे पेपरों में कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के लो 9 लख हार।
कह रहे हैं कि नागपुर के अगर जेवर लेने हैं तो नागपुर से जेवर ले लो, और लखनऊ से नौलखे हार ले लो। ये सारी चीजें वो लोग छापा करते थे। यो पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ पिगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि ये पर्दों की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी। ठीक है, ये जो देसी के हाथ थे, कहना कि इस तरीके से जो है पर्दे की इज्जत मतलब देश की इज्जत जो थी और देसी के हाथ में बिक गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंदी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोमी ज्योति जगानी थी, सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह कुटियों में जो थी वो बहुत ही विषम वेदना थी। विषम वेदना मतलब बहुत ही दुख से भरा हुआ। ठीक है, और महलों में बहुत ही ज्यादा आहत किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। और जो वहां के उनके वीर सैनिक थे, उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था। पुरखा मतलब पूर्वज होते हैं। और नाना धुंधुपंत पेशवा जो है थे, नाना और धुंधुपंत पेशवा जो थे, पेशवा शायद हाँ उनको सेनापति थे। वो सब लोग सामान जुटा रहे थे युद्ध करने के लिए। और बहिन छबीली ने रणचंदी का कर दिया प्रकट आह्वान। और जो बहन छबीली थी जो है, इनको लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि युद्ध के लिए जो है रणचंडी का आह्वान कर दिया। रणचंडी मतलब होता है कि चंडी माता को लोग मानते हैं, तो उसी तरीके से वो बहुत ही कहते हैं कि युद्धों में सबसे खतरनाक युद्ध करती थी, और उन्होंने उनका आह्वान कर दिया। हुआ युद्ध प्रारंभ उन्होंने सोई ज्योति जगानी थी। अब उन्होंने क्या किया कि अब अपने दुख को कब तक वो जो है लेकर बैठती। उन्होंने कहा कि नहीं, अब उचित समय आ गया है। उन्होंने सबको जगाना शुरू किया, जितने भी उनके झांसी के सैनिक थे और जो भी दूर दूर के लोग थे जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते थे और देश को आजाद कराना चाहते थे, सब में उन्होंने जागृति पैदा की। और फिर वही है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वालामुखी सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आपको थोड़ा इतिहास की तरफ ले चलते हैं और कुछ बताते हैं कि जब 1857 का युद्ध प्रारंभ हुआ, उससे पहले इन सभी महान राजाओं ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि सब लोग जो है एक साथ मिलकर अंग्रेजों पे युद्ध करेंगे। जो जहां है, जिस भी राज्य जिस भी क्षेत्र में है, एक ही दिन सभी लोग मिल करके जो है युद्ध करेंगे। और युद्ध का समय एक होगा, दिन एक होगा, तारीख एक होगी, और सभी लोग जो है अंग्रेजों पे युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। युद्ध छुटपुट हुए। शुरू होने में कुछ ऐसी बाधाएं आ गई कि एक साथ युद्ध शुरू ना हुआ। और जब एक साथ युद्ध शुरू ना हुआ तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, उसका प्रभाव ये पड़ा कि जहां भी युद्ध हुआ वहां पे अंग्रेजी सैनिक जाकर के उस युद्ध को समाप्त कर दिए। और उस समय बहुत ही विचित्र समय था। कुछ तो मारे गए, कुछ बंदी बना लिए गए, तो वहां पे हो नहीं पाया था। उसके बाद दूसरी बार में युद्ध जब छिड़ा तो वो सफल हुआ। तो चलिए, लिखा है महलों ने दी आग, महलों ने आग दी और झोपड़ी ने क्या ज्वाला सुलगाई थी। मतलब महलों में तो वैसे भी आक्रोश था, और जो छोटे मोटे लोग थे जो अंग्रेजों के जो है अत्याचार से पीड़ित थे, उनके मन में भी काफी ज्यादा गुस्सा था, आक्रोश था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम मतलब होता है, तम मतलब होता है अंधेरा, और अंतर मतलब होता है अंदर। मन में जो गुस्सा था, यहाँ अंतरतम का मतलब होता है मन में फूट रहा गुस्सा,
ठीक है, मन में आक्रोश, मन में भरा हुआ आक्रोश, यहाँ से वो चिंगारी निकली थी स्वतंत्रता की। झांसी चेती, झांसी को पता, चेतना मतलब होता है कि पता हो जाना, समझ जाना, ठीक है, समझ जाना, ये सारी चीजें चेतना का मतलब होता है। चेती मतलब चेतना होता है, और चेतना का मतलब आपको बता दिया मैंने कि झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। झांसी को भी पता हो गया था, झांसी संभल गई थी, दिल्ली भी संभल गई थी, और लखनऊ तक जो है युद्ध की ये जो रणनीति थी उसकी लपटें आ गई थी। मेरठ, कानपुर और पटना, इन तीनों जगह भी खूब जो है अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लोग तैयार थे। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ न कुछ हलचल हो गई थी कि अब युद्ध छिड़ गया है अंग्रेजों के खिलाफ। फिर वही है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शौक मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनी अभिराम, इतिहास भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते इस स्वतंत्रता का महायज्ञ था जिसमें बहुत ही कई वीरवर काम आए हैं, जिसमें से कुछ नाम दिए हैं उन लेखक ने कि नाना धुनुपंत थे, तांतिया और चतुर अजीमुल्ला सरनाम, और अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, जो अभिराम थे वो एक सैनिक थे, और भारत के इतिहास गगन पे अमर रहेंगे के नाम। जितने भी नाम दिए हैं ये सब एक अमिट छाप छोड़ने वाले स्वतंत्र भारत को जब भी नाम दिया जाता है तो ये पता चलता है कि हाँ, इन लोगों ने जो है अपना योगदान दिया और अपने को बलिदान कर दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, कह रहे कि आज के समय में उनकी जो कुर्बानी है वो एक तरीके का जुर्म कहलाती थी। ऐसा बुंदेलखंड के लोकगीत गाने वाले लोगों से बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे थे इस गाथा को तो हम झांसी के मैदान में ही छोड़ चले हैं, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई एक औरत होकर भी मर्द बनी हैं और मर्दों के बीच में खड़ी हुई हैं। कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट वहां आकर पहुंचा। लेफ्टिनेंट वॉकर क्या था? अंग्रेज सैनिक था, अंग्रेज अफसर था, और वहां वो आगे जवानों में बढ़ा, और उसी समय क्या हुआ कि रानी ने तलवार खींच ली जो अपने म्यान में रखी थी, और द्वंद हो गया। द्वंद मतलब युद्ध हो जाता है, युद्ध काफी हुआ, और इस युद्ध में जो वॉकर था अंग्रेज अफसर, वो जख्मी होकर भाग गया, और उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी थी क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को उसने पहले सामने से कभी नहीं देखा था, और इतना घातक वार, और उससे वो डर सहम कर भाग गया। और फिर ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलो के मुख सुनी, और जिन्होंने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह बहुत ही अच्छी से लड़ी। आगे रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी के ग्वालियर पर अधिकार। युद्ध हो रहा था, रानी दौड़ रही थी, युद्ध कर रही थी, रानी दौड़ रही थी। कह रहे रानी दौड़ते दौड़ते कालपी आ गई थी। कालपी आई और 100 मील निरंतर युद्ध करते हुए आ रही थी। घोड़ा इतना थक गया था कि वो फिर इतना थका होने के बाद 100 मील अगर घोड़ा दौड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि 100 मील घोड़ा का मतलब 100 भी 1 मील बराबर 3 किलोमीटर होता है मेरी समझ से, जहां तक मुझे पता है। तो 300 किलोमीटर अगर घोड़ा लगातार दौड़ रहा है तो गिरना उसका लाजमी था। घोड़ा थक कर गिर गया था और वो तत्काल स्वर्ग सिधार गया था। उसके बाद में यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर वहां पर यमुना तट पर रुके रानी, वहां पे अंग्रेजों ने फिर रानी से हार गए युद्ध में। उसके बाद रानी विजयी होकर आगे चलती और ग्वालियर पर जाकर के अपना अधिकार कर लिया। आगे अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। सिंधिया के राजा उस समय थे, सिंधिया जो राजा थे उस समय ग्वालियर के, उन्होंने रानी का यह विकट रूप देखकर अपनी राजधानी छोड़ दी थी। वो अंग्रेजों से मिल गए थे।
अंग्रेजों ने से मिल गए थे, या यूं कह लीजिए कि परिस्थितियों वश जो है वो अंग्रेजों ने उन्हें मिला लिया था, और फिर उन्होंने राजधानी छोड़ दी। और ये भी कहानी हमें बुंदेलखंड के लोकगीत गाने वालों के माध्यम से सुनने को मिलती है कि एक झांसी की रानी मर्दानों की तरह लड़ी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल इसमें सम्मुख था, उसने मुख की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कभी कभी ऐसा होता है, जब ये कविता पढ़ते हैं तो पता नहीं क्यों अनायास ही गला भर आता है। और कान्हा और मंदरा के बारे में कभी पढ़िएगा, काफी आपको मिल जाएगा। झांसी की रानी के इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे तो, क्योंकि यही तो ऐसी वीर योद्धा रही जिनका उतना ही बड़ा हाथ रहा देश को स्वतंत्र कराने में जितना कि रानी लक्ष्मीबाई जी का। कान्हा और मंदरा जब तैयार हो रही थी तो उन्होंने रानी साहिबा को रोका, रानी लक्ष्मीबाई को, कि महारानी आप मत जाएं, क्योंकि झांसी आपके बिना सूनी है। तो रानी ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते दोनों को। तो मंदरा बोलती है कि रानी माँ, सामने थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजों का कैंप है, अगर हम तीनों गए तो संभवतः पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि जब तीन लोग एक साथ निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबकी संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, और ऐसे में एक को बचाने के लिए दूसरी पकड़ी जाएगी और दूसरी को बचाने के लिए तीसरी पकड़ी जाएगी, और शायद हम तीनों लोग जो है अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। तो रानी ने पूछा कि ऐसा क्या है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि हमें बताओ, क्या कोई दूसरा रास्ता है जहां से हम इस युद्ध की स्थिति को सही सलामत उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। तो मंदरा ने कान्हा से कहा कि कान्हा, तुम जो है रानी लक्ष्मी का बाई का वेश बना करके निकलोगे अंग्रेजों के सामने से, मैं रानी को दूसरी तरफ से ले जाऊंगी। उस समय कान्हा ने स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का रूप बनाया और अंग्रेजों के कैंप के सामने से होकर निकली। कैंप में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने आदेश दिया कि रानी लक्ष्मीबाई जा रही है, इसको पकड़ो। पूरी सेना उसकी तरफ दौड़ ली और इधर दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई आ गई थी। उसके बाद कान्हा को पकड़ लिया जाता है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ना होने के कारण उनको छोड़ दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कान्हा और मंदरा सखियां उनके रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिराई थी। दूसरी बार फिर ये हुआ कि वहां ग्वालियर का किला जीतने के बाद में रानी को विजय मिली थी, लेकिन अब फिर क्या हुआ, अंग्रेज की फिर टुकड़ी उनके सामने आ गई थी। इस बार उनके सामने जनरल स्मिथ था। कह रहे सम्मुख मतलब होता है सामने। कह रहे इस समय जो है उनके सामने जनरल स्मिथ था और उसने फिर जो है रानी से युद्ध किया और फिर हार। कान्हा और मंदरा जो दो सखियां थी रानी की, बहुत ही महत्वपूर्ण सखियां, बहन की तरीके से रहने वाली साथ में, इस बार युद्ध में वो भी दोनों आई और उन दोनों ने जो है भारी मार काट मचाई थी अंग्रेजों की। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे। पर पीछे हीरोज आ गया। हीरोज भी एक अंग्रेज अफसर था। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये युद्ध हो ही रहा था कि पीछे से अंग्रेज अफसर हीरोज आ गया था और अब क्या, रानी चारों तरफ से घिर गई थी। और ये कहानी भी हमें बुंदेलखंड के लोग गीत गाने वाले लोगों के मुख से सुनी है कि झांसी की रानी जो थी वो खूब मर्दानों की तरीके से लड़ी। आगे देखते हैं क्या है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक सत बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मारकाट चलती करती हुई सैन्य के बाहर आ गई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि घोड़ा जो उनका पुराना था वो तो मर चुका था पहले ही ग्वालियर के पास नदी नाले को क्रॉस करते हुए। अब नया घोड़ा था और सामने नाला आ गया था, और उसके लिए, उस नए घोड़े के लिए नाला पार करना जो है बहुत ही दुर्लभ हुआ, और ये संकट उसके लिए बहुत ही बड़ा हो गया। अब घोड़ा अड़ गया था, नया घोड़ा था, और जो है एकदम से खड़ा हो गया। अड़ा मतलब होता है कि जब घोड़ा अड़ जाता है तो मतलब खड़ा हो जाता है, जिद करके वो आगे नहीं बढ़ता। तो घोड़ा अड़ा, घोड़ा खड़ा हो गया, नया घोड़ा था, और इतने में पीछे से सैनिक आ गए, अंग्रेज सैनिक, और रानी एक थी और शत्रु बहुत थे, बहुतेरे मतलब बहुत। और अब क्या, रानी शत्रुओं से लड़ने लगी, अंग्रेजों से तलवारों से लड़ने लगी। अब हुआ क्या, क्योंकि शत्रु बहुत थे, रानी अकेली थी, और शायद कान्हा मंद्रा भी उस समय साथ छूट चुका था उनका। अब क्या हुआ, घायल होकर गिरी सिंघनी। जब रानी को कई शत्रुओं ने मारा, कई अंग्रेजों ने मारा, तो रानी घायल होकर गिर गई, और गिरने के बाद में उन्हें वहीं पर वीर गति मिल गई। और ये कहानी हमें सुनने को मिलती है बुंदेले हरबोलो के मुख से, जो वहाँ के लोकगीत गाने वाले लोग हैं यहाँ पे। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे कि रानी गई सिधार, सिधार गई थी रानी, मतलब स्वर्ग को चली गई थी। अब चिता जो थी जिस पर अंतिम संस्कार किया जाता था, वही जो है उनकी दिव्य सवारी थी, बहुत ही दिव्यमान सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज वह की सच्ची अधिकारी थी। क्या इतना तेज मिला, जब चिता जल रही थी तो इतना तेज मिल रहा था उनको कि ऐसा लग रहा था कि वो उस तेज की सच्ची अधिकारी थी। उम्र भी रानी की 23 साल ही थी। तो लोग कहते हैं कि लगता है कि वो मनुष्य थी ही नहीं, वो एक अवतार थी, जो अवतारी जन्मी थी और हमको जीवित करने आई। अब बन स्वतंत्रता नारी थी, स्वतंत्रता नारी बन गई हैं और हमको जीवित कर गई, दिखा गई पथ सिखा गई हमको। कह रहे हैं हमको रास्ता दिखा गई और हमको बहुत कुछ सिखा गई, जो सीख उनको सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मत माती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि जाओ रानी, आपकी कृतज्ञता को हम सब भारतवासी याद रखेंगे। ये आपका जो बलिदान है, ये स्वतंत्रता का है, और ये कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी रहेगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, हो वे चुप इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, चाहे मदमाती विजयी है हो, या फिर ये झांसी अंग्रेजों के गोलों से मिटा दी जाए, लेकिन ये तेरा स्मारक है रानी, और तू खुद इसकी एक ना मिटने वाली निशानी है। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के लोग जो गाते हैं उनसे हमने सुनी। वो रानी खूब लड़ी थी, मर्दानों की तरह झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित मुकुल खंड काव्य से लिया गया है एक कविता। अनायास ही पढ़ने के बाद एक वीरता का एहसास कराता है और सिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हों, आपको हार नहीं माननी है जब तक कि खुद हार मान ना लो। इसमें भी परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया है। 4 ऑप्शन देंगे, और काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है उसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि किसी भी लाइन का, किसी भी 2 लाइन का या किसी भी पैराग्राफ का आपको जो है भावार्थ 4 विकल्पों पे मिले, और उस भावार्थ को आपको सही जो उचित हो उसी से जो है आपको लिखना होगा। हो सकता है ये भी
कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। इस तरीके से ये चैप्टर है। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, और इनका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं वही है। ठीक है, और इसमें का की के जो है संज्ञा का संबंध बताते हैं, तो पहले भी आपको बताया जा चुका है। विशेषण आपको पता है, ये कई बार हम बता चुके हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें थी, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे तो ये आपके नाना साहब हैं, आप यहाँ पे पहले ये देख पा रहे होंगे, जहाँ पे एरो है। ये रानी लक्ष्मीबाई, ये तात्या टोपे, कुंवर सिंह, तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये स्वतंत्रता संग्राम का जो किताब में दिखाया गया हुआ है, इसको आप ध्यान में रख के परीक्षा कक्ष में पहुंचेगा। कविता बड़ी है, आएगा जरूर, चाहे एक ही क्वेश्चन आए, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और अब हम लोग जो है चलेंगे नए चैप्टर की तरफ, जिसका आगे आपको वीडियो मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये शेयर उन लोगों को करिए जिनको नीड है, जो वाकई में लोग पेपर देना चाहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये कहानी, ये कविता हमारी ख़त्म हुई, और हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।